हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को राम राम, सभी को खुदा हाफिज़। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट के सॉल्यूशन नंबर के पार्ट नंबर 7 के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात कर ली थी कि विलेनों के जो वास्तव होते हैं वो उनके जो अनुसंग गुणधर्म होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला हमने पढ़ा था वास्तव में अमनमत, जो कि हमने क्लियर कर लिया था, और दूसरा हमने पढ़ा था प्रोतांग में उन्नयन, वो भी हमने पढ़ लिया था। आज उसका जो थर्ड अनुसंग गुणधर्म है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात करें, जिसका नाम है हिमांक अवनमन। क्या है? हिमांक अवनमन। तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर जो हिमांक अवनमन है, मैंने आपको बता रखा है कि अवनमन का मतलब क्या होता है। अवनमन का मतलब होता है कमी होना। क्या होना? कमी होना। लेकिन इसमें सबसे पहले समझेंगे कि हिमांक क्या होता है। इसके अंदर हम सबसे पहले समझेंगे कि हिमांक क्या होता है। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट? व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट? अब आपको अब तक यही पता था कि वह था जिसके ऊपर कोई द्रव जम करके ठोस अवस्था में बदल जाए, उस ताप को अपन क्या बोलते हैं? हिमांक बिंदु बोलते हैं, या उस अवस्था को अपन ठोस अवस्था बोलते हैं। जैसे आपको पता है द्रव होता है, तो द्रव पानी होता है। अब पानी को अगर हम बड़ा ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के लिए हमको टेम्परेचर लेना पड़ेगा माइनस के अंदर, 0 से नीचे जाना पड़ेगा, और 0 से जितना नीचे जाएंगे वह उतना अधिक ताप पर जमेगा। अगर शुद्ध विलायक होगा तो उसको जमने में ताप अधिक लगेगा। अगर वो विहीन होगा तो उसको जमने में ताप कम लगेगा। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हिमांक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हिमांक की परिभाषा क्या होगी कि वह ताप जिस पर कोई द्रव व ठोस साम्य अवस्था में हो। वह ताप जिस पर कोई द्रव व ठोस कौन सी अवस्था में हो? साम्य अवस्था में हो। तो उसे अपन क्या बोलेंगे? उसे अपन हिमांक बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। ठीक है ना? मतलब साम्य अवस्था का मतलब क्या है? द्रव थोड़ा ठोस में बदलने के दर एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर के पॉइंट के ऊपर द्रव तो ठोस में बदलेगा, और ठोस के द्रव बदलने की जो दर है वो एकदम साम्य अवस्था में आ जाए, एक समान हो जाए। तो ऐसे साम्य अवस्था पॉइंट को हम बोलेंगे हिमांक। अगर ये परिभाषा आपको समझ नहीं आई तो देखो दूसरी परिभाषा क्या होगी। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब ठोस के वाष्पदाब के बराबर हो जाए, उसे भी अपन क्या बोलेंगे? उस ताप वाले बिंदु को भी बोलेंगे अपन हिमांक। क्या बोलेंगे? हिमांक। वह ताप जिस पर किसी द्रव का जो वाष्पदाब है वो उस ठोस के वाष्पदाब, द्रव मतलब पानी, और ठोस जब वो जमेगा, जब वो हिमीकरण हो जाएगा, तो उसका जो वाष्पदाब और द्रव का वाष्पदाब दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो उस पॉइंट को बोलेंगे हिमांक। क्या बोलेंगे? हिमांक। समझ में आ गया यहाँ तक? अब पढ़ते हैं हिमांक अवनमन क्या होता है। तो देखिए हिमांक अवनमन को समझने के लिए अपन को वापस से डायग्राम लेना पड़ेगा। अपने लिया ये पात्र है, ठीक है। इस पात्र के अंदर मैंने क्या डाल दिया? शुद्ध विलायक। ठीक है, कि मैंने शुद्ध विलायक डाल दिया। शुद्ध विलायक डालने के बाद मैंने इस पात्र को कर दिया है ऊपर से बंद। चलो ठीक है, ये कौन है? ये शुद्ध विलायक, और विलायक होता है ए। क्या होता है? ए। क्लियर? अब हम दूसरा पात्र लेते हैं। उस पात्र के अंदर मैं डालता हूं विलायक। ठीक है, कंडीशन सेम वाली है, ऊपर वाली है। अब मैं क्या करता हूं, इस विलायक के अंदर, ये विलायक है, विलायक ए। ओके बेटा, अब विलायक है, अब विलायक के अंदर मैं डालता हूं ऊपर से
अवाष्पशील विलय क्या डालता हूँ, अवाष्पशील विलय डालता हूँ। तो बड़ा ये मैंने डाला है, उसको कहते हैं अवाष्पशील विलय, जिसको विलय को अपन कहेंगे बी, क्या कहेंगे बी। अब ये बन गया है विलयन, क्या बन गया बड़ा, ये बन गया है विलयन। इस पात्र को ऊपर से कर लेता हूं बंद, ठीक है यहाँ तक। अब आप समझिए, ऐसे डायग्राम ऐसे कंडीशन पढ़ते हुआ है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि चूंकि ये शुद्ध विलायक है, चूंकि ये शुद्ध विलायक है और आपको पता है कि जब शुद्ध विलायक होता है और जब उसमें अगर कोई भी विलय, कोई भी सॉलिड अगर उसमें ऐड नहीं हुआ है तो उसका जो वास्तव होगा वो क्या होगा, वो होगा PN0। क्या होगा, इसकी जो वाष्प बनेगी, इसकी जो गर्म करने को जो वाष्प बनेगी, उसके वाष्प के द्वारा जो लगने वाला जो दाब है उस दाब को बोलेंगे PA0। क्या बोलेंगे, PA0। ओके। और ये जो विलयन का वास्तव है, तो विलयन के वास्तव को अपन क्या बोलेंगे, विलयन का वास्तव को अपन क्या बोलेंगे, विलयन के वास्तव को बोलेंगे PS। क्या बोलेंगे, PS। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ये जानना है कि विलयन का जो वास्तव है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सिर्फ विलायक के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमने विलय के रूप में लिया है पदार्थ अवाष्पशील, वो तो वाष्प बन के उड़ेगा नहीं, तो इसके द्वारा तो वाष्प क्रिएट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो वाष्प क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, विलायक ए पे डिपेंड करता है। ओके। तो यहाँ पर विलयन का जो वाष्प है वो विलायक ए की मोल बी के समानुपाती होगा। वो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर आपको पता है ये विलयन का वाष्प, सॉरी ये शुद्ध विलायक का वाष्प है, और शुद्ध विलायक का वाष्प हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, ये आपको पता है। अब ज्यादा कैसे होता है बताइए, कि यहाँ पर सब यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरी जल की सतह है, तो हर जल की सतह पर ऊपर से हर एक अणु वाष्पित होकर क्या बनाएंगे, वाष्प दाब बनाएंगे। तो यहाँ पर वाष्प दाब का होगा, जबकि यहाँ पर जो जल की सतह है, इस जल की सतह के बीच बीच में कुछ क्या आ गए, अवाष्पित विलय के कण आ गए, और अवाष्पित विलय के कण आने के कारण इसके वाष्प दाब में क्या आई, कमी। तो विलयन का वाष्प हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में हमेशा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ठीक बेटा, यहाँ तक क्लियर। लेकिन हमारा पॉइंट है हिमांक, हमारा पॉइंट क्या है, हिमांक। हिमांक का मतलब क्या होता है, किसी द्रव के जमने की दर, किसी द्रव के मतलब ठोस अवस्था में बदलने की दर। तो अगर बात की जाए शुद्ध विलायक की, तो शुद्ध विलायक जो होता है वो बड़ा अधिक ताप पर जमेगा। शुद्ध विलायक जो होता है वो अधिक ताप पर जमेगा, मतलब ठोस होना। और ये जो विलयन है वो बड़ा जमेगा, कम ताप पर जमेगा, कम ताप पर जमेगा। अब आपको पता बड़ा शुद्ध विलायक है, तो बड़ा विलायक है, इसमें सिर्फ पानी पानी है, तो पानी को बर्फ बनने में टाइम लगता है। लेकिन जैसे मैंने अगर इसमें विलय मिला दिया है और ये बढ़ गया विलयन, तो विलयन को बड़ा ऑलरेडी ये गाढ़ा है, ऑलरेडी क्या है, गाढ़ा। तो गाढ़ी चीज को जमने में टाइम कम लगता है, इसलिए ये कम ताप पर जमेगा, जबकि ये अधिक ताप पर जमेगा। ठीक है, यहाँ तक चित्र समझ में आ गया। तो इसका अधिक ताप पर जमेगा, तो ये चूंकि शुद्ध विलायक है, तो इसका बड़ा जो हिमांक बिंदु होगा वो क्या होगा, TF0 होगा। और इसका क्या होगा, विलयन का, इसका होगा TF। क्या होगा, TF। समझ में आ गया। ये जो विलायक है इसमें सिर्फ विलायक ही विलायक है, इससे बड़ा इसका जो हिमांक बिंदु होगा वो TF0 होगा। F का मतलब क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट, इसका टेम्परेचर का, और बड़ा शुद्ध विलायक इसलिए हमने लिखा नॉट, और ये विलयन है इसलिए इसका लिखा TF। यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी देखने, किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब, किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब हमेशा हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, हमेशा कम होता है। ये आपको बात बताइए, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो, इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है, जबकि विलयन का वाष्प दाब क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ तक। अब अगर हम देख लें यहाँ पर कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या, TF0। सॉरी, वाष्प दाब क्या, शुद्ध विलायक का हिमांक। अपन हिमांक पढ़ रहे हैं तो अपन हिमांक की बात करेंगे। शुद्ध विलायक का जो हिमांक बिंदु वो है TF0। क्या तक क्लियर है, TF0। अगर विलयन का हिमांक बोलेंगे तो यहाँ पर आएगा
विलयन का जो हिमांक बिंदु है वो है टी एफ। क्या है? टी एफ। अब आपको देखना है सर शुद्ध विलायक का जो हिमांक बिंदु है टी एफ नॉट, जो कि क्या होता है अधिक तापमान जमेगा, मतलब ये तो बेटा होता है हाई, जबकि विलयन का हिमांक बिंदु जो कि कम तापमान जमेगा, तो इसका जो हिमांक बिंदु होगा वो क्या होगा? कम। अब सर विलायक का हिमांक बिंदु ज्यादा था, विलायक का हिमांक बिंदु ज्यादा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर अवाष्पशील विलय मिलाया तो इसकी हिमांक में क्या आई? कमी आई। इसकी हिमांक में क्या आई? कमी। तो इस वजह से देखो टीएफ क्या हो गया? कम हो गया। समझ आ गया? तो इसके हिमांक में कमी जो आई है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है अवाष्पशील विलय के ऊपर। क्लियर ना? अब इसकी हिमांक में जो कमी आई है उस कमी को अपन क्या बोलते हैं? हिमांक अवनमन। क्या बोलते हैं? हिमांक अवनमन। उसकी परिभाषा लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। थोड़ा हिमांक अवनमन क्या होगा? तो हिमांक में अनुमान इसको बोलते हैं डेल्टा टी एफ। क्या होगा? ज्यादा कौन है? टी एफ नॉट। तो यह आएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। यह आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना? तो ये आपका होगा डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अब यहाँ आपको लिखना है कि हिमांक अनुमान किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, किसी द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके हिमांक में कमी आती है। उसके हिमांक में कमी आती है। इसे बड़ा क्या कहते हैं? इसे हिमांक अवनमन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हिमांक अवनमन कहते हैं। और इसका फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ। समझ आ गया यहाँ तक? अब इसका आप करते हैं डेरिवेशन। अगर यहाँ तक क्लियर है तब उसकी बड़ा डेरिवेशन पढ़ेंगे, जो कि हमने कोतना उन्नयन के अंदर पढ़ी थी। यहाँ तक क्लियर? चलते आगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हिमांक में अवनमन आया है, यहाँ पर जो हिमांक में अवनमन आया है वो किसके कारण आया है? वाष्प दाब में परिवर्तन कारण है। क्यों? आपने देखा था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है? ज्यादा होता है, जबकि विलयन का वाष्प दाब होता है कम। तो जैसे वाष्प दाब में परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन होने से ही उसके हिमांक में भी क्या हुआ? परिवर्तन। तो अपन यहाँ पर ये लाइन लिख सकते हैं कि हिमांक में अवनमन, यहाँ पर लाइन लिखेंगे हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में परिवर्तन के समानुपाती होता है। ठीक है ना? हिमांक में जो अवनमन है, और हिमांक में अवनमन क्या होता है? डेल्टा टी एफ, जो किसके समानुपाती है? वाष्प दाब परिवर्तन, जिसको बोलते हैं डेल्टा पी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है? क्यों? हमने बड़ा पहले ही पढ़ा था, जब हमने क्वथनांक पढ़ा था तब यहाँ पर डाला डेल्टा के बी समानुपात डेल्टा पी। ओके। अब यहाँ पर अपन आता राउल्ट। देखो राउल्ट आपको बड़ा बार बार डिस्टर्ब करेगा। राउल्ट क्या कहता है? तो राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब में जो अवनमन आया है, राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब में जो कमी आई है, कमी बड़ा कहाँ है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कम होता है और विलयन का वाष्प दाब कम हुआ। सॉरी, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब कम हुआ। और विलयन का वाष्प दाब कम क्यों हुआ? क्योंकि जैसे मैंने उसके अंदर विलय मिलाया, जैसे मैंने उस विलायक के अंदर क्या मिलाया? विलय मिलाया, तो उसके वास्तव में क्या आएगी? कमी आएगी। तो बड़ा वो जो कमी आई वास्तव में जो अवनमन आया वो किस करना है? वो विलय की मिलान। तो यहाँ पर वास्तव में जो अणु होगा वो विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो यहाँ लिखेंगे राउल्ट के अनुसार वास्तव में अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती
होता है। ठीक है, यहाँ तक बड़ा क्लियर है। अब आप देखिए विलेय की मूल विधि के समानुपाती होता है। तो देखिए वास्तव अनुमान जो क्या होता है डेल्टा पी समानुपात किसके विलेय की मूल बिंदु, मूल बिंदु को बोलते हैं एक्स, विलेय की तो विलेय को हमने डिनोट किया था बी से, पता है ना आपको। विलायक को हमने बोला था ए और विलेय को हमने बोला था बी। ये है इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटा, अब हम देखते हैं यार इक्वेशन 1 व 2 से इक्वेशन 1 व 2 में तुलना करते हैं तो समय क्या आता है सर डेल्टा पी दोनों के इक्वल है। जब डेल्टा पी इसके इक्वल है और डेल्टा पी इसके इक्वल है तो ये डेल्टा एफ टी एफ और एक्स बी एक दोनों के क्या हो गया इक्वल। तो बड़ा ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ समानुपात एक्स बी, डेल्टा टी एफ समानुपात एक्स बी, क्योंकि डेल्टा टी एफ डेल्टा पी के समानुपात है और यहाँ पर डेल्टा जो पी है ये इसके समानुपात होगा और ये इसके समानुपात, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए समानुपात हो गए। अब आपको बताएं जैसे मैं इस समानुपात के निशान को खोलूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एक आएगा कांस्टेंट जिसको अपन लिखते हैं के, क्या लिखते हैं के, और यहाँ पर आएगा एक्स बी। ये जो के कौन बड़ा के है समानुपात स्थिरांक, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है बेटा, अब देखिए अब आपको पता है एक्स बी जो होता है एक्स बी, चूंकि एक्स बी की वैल्यू बेटा क्या है हमको निकालना बी का मोलस, क्या निकालना है हमको निकालना है बी का मोलस। तो जिसका मोलस निकालना है उसके मोल तो रहेंगे ऊपर और नीचे आएंगे कुल मोल। तो कुल मोल में क्या होता है एन ए भी होता है और एन बी भी होता है। आ गया, जिसका मोल निकाला उसके मोल रहेंगे ऊपर और नीचे बटा में कुल मोल आएंगे। तो एक्स बी की जगह मैं वैल्यू रख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू का इसकी जगह बड़ा वैल्यू रख सकता हूँ। तो बड़ा फॉर्मूला आपका हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के का के इंटू बड़ा एक्स एफ की जगह आ जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ तक क्लियर है। अब आप सोचो अपने लिए था यदि विलियम कैसा हो, यहाँ पर लिख ले यदि विलियम तनु हो, यदि विलियम तनु हो तो तनु बड़ा होगा, जब विलियम तनु होगा तो उसमें विलायक ए की मात्रा क्या होगी ज्यादा होगी और विलेय बी की मात्रा क्या होगी कम। तो बड़ा यहाँ पर जो बी है वो स्मॉल देन एन ए की कंपेयर में, मतलब विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा क्या बहुत ही कम है। जब विलेय की मात्रा बहुत कम है तो उसको हम क्या मान सकते हैं, इस एन बी को हम मान सकते हैं लगभग 0 के बराबर। क्या मान सकते हैं लगभग 0 के बराबर। तो बड़ा ये 0 हो जाएगा तो इक्वेशन निकल के सामने आएगी डेल्टा टी एफ बराबर के का के ऊपर एन बी का एन बी अपॉन, अब यहाँ पर जो बड़ा एन बी है यहाँ पर जो एन बी है वो एन बी क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया एन बी 0 हो गया तो नीचे आ जाएगा आपका एन ए, क्या आएगा एन ए। क्लियर। अब आपको पता है यहाँ पर भी कि चूंकि बड़ा एन बी बड़ा एन बी किसका है बी का मोल है, एन बी किसका मोल है बी, और बी कौन है विलाय। विलेय का अगर मूल निकालना है, विलेय का अगर हमको मूल निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास W मोलर मास M किसका है गिवन मास B का, तो यहाँ पर आएगा B और मोलर मास भी B का। अगर यहाँ पर निकालना है N A का निकालना है तो बड़ा सेम टू सेम गिवन मास अपॉन मोलर मास किसका निकालना है A का, तो यहाँ पर आएगा A का गिवन मास और A का मोलर मास। ओके, कुछ नहीं करना है एन बी की बड़ा वैल्यू हमको रखनी है यहाँ पर और एन ए की वैल्यू रखना हमको यहाँ पर, चलो ना। तो देखिए यहाँ पर समीकरण निकल के सामने आती है आपके, ये देखिए इक्वेशन डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू एम बी की वैल्यू क्या है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए की वैल्यू क्या है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये बड़ा वैल्यू हमने रख ली, कुछ नहीं किया अब तक मैंने वैल्यू पुट की है। अब हम इसको क्या करेंगे बच्चों गुणा करेंगे तो सम क्या आएगा डेल्टा टी एफ बराबर के, डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू डब्ल्यू बी का मल्टीप्लाई हो रहा है एम ए से अपॉन एम बी का मल्टीप्लाई हो रहा है डब्ल्यू ए से, एम बी का मल्टीप्लाई हो रहा है डब्ल्यू ए से। ठीक है बेटा, तो ये समीकरण आ गया। अब समीकरण में ध्यान रखना है
यदि सॉरी आप लिखते हैं के व एम ए को के एफ स्थिरांक मानने पर अपन ने क्या किया है, यहाँ पर जो ये के है, यहाँ पर जो ये के है और यहाँ पर जो एम ए, इन दोनों को मिलाकर के अपन क्या मान ले, एक कांस्टेंट मान ले, जिस कांस्टेंट का नाम क्या है केफ। ओके, एक कांस्टेंट मान ले जिसका नाम क्या है केफ। अब केफ है क्या, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले इक्वेशन में पुट करते हैं तो समीकरण आपकी बन जाएगी डेल्टा टी एफ बराबर के और एम ए की वजह जगह क्या आ गया, के एफ आ गया, तो ये आ गया के एफ, ऊपर क्या बच गया, सी बच गया ऊपर डब्ल्यू बी और नीचे आ गया एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ओके बेटा, एम ए और के हो गया के एफ में कन्वर्ट। अब आप सोचने वाला आपको ये है कि यदि डब्ल्यू ए है, यदि डब्ल्यू ए बेटा क्या है ग्राम के अंदर, ये बेटा कौन है विलायक, तो याद रखिए यदि विलायक इसको अपन कहते डब्ल्यू ए इसमें हो ग्राम में हो तो 1000 से क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही है, जैसे आपने पढ़ा था मूलता, और मूलता पर वैसा क्या होती है कि 1 केजी शुद्ध विलायक में 1 केजी शुद्ध विलायक में घुले हुए विलेय के मोल, थोड़ा देखो ये क्या है विलायक 1 केजी, इसके अंदर घुले के विलेय के मोल है कि नहीं है, थोड़ा अगर विलेय के मोल अगर केजी में हो तो कोई डाउट नहीं, लेकिन अगर विलेय के मोल केजी किसमें दे रखो, ग्राम में दे रखो, तो इसमें 1000 क्या क्या जाएगा डिवाइड, जब 1000 का मैं डिवाइड दूंगा तो 1000 जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी आपकी डेल्टा टी एफ बराबर के एफ अपॉन में डब्ल्यू बी और नीचे बड़ा एम बी है ही है इंटू डब्ल्यू ए है ही है, तो यहाँ पर 1000 का देना पड़ेगा डिवाइड, और जैसे मैं 1000 का डिवाइड तो ये 1000 का चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000 का। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर इसको देखकर कुछ याद आ रहा है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, बी कौन है विलेय, बी कौन है विलेय, बी का द्विगुणमास अपॉन मोलर मास, बी का द्विगुणमास अपॉन मोलर, मतलब ये क्या है, यह विलेय के मोल, क्या है विलेय के मोल, विलेय के मोल, और विलेय के मोल को हम मानते हैं इकाई, क्या मानते हैं, विलेय के मोल को हम मानते हैं इकाई, क्या मानते हैं इकाई। अगर विलेय के मोल को मैं इकाई मान लूं, अगर विलेय के मोल को इकाई मान लूं और विलायक का जो द्रव्यमान है, विलायक का जो द्रव्यमान है वो बड़ा कितना है 1 केजी, सुनना वापस, यदि विलेय के जो मोल है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, विलेय के मोल को मैं क्या मान लूं इकाई मान लूं, और यदि विलायक ए का द्रव्यमान जो कितना है 1 केजी, हमारा सब इकाई के मान के चल रहा है, अभी विलायक का द्रव्यमान 1 केजी, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, थोड़ा यहाँ पर जब मैं 1000 रखूंगा तो 1000 से 1000 कट जाएगा, थोड़ा यहाँ पर 1000 से कट जाएगा और यहाँ पर 1 आएगा, क्या आ जाएगा, इस पूरी की वैल्यू आ जाएगी 1, क्या आ जाएगी 1, तो बड़ा समीकरण आपकी बन जाएगी, समीकरण आपकी बन जाएगी डेल्टा टी एफ बराबर के एफ, बड़ा इस पूरी की वैल्यू क्या आ जाएगी क्योंकि ये 1 हो गया इंटू नीचे बड़ा विलायक 1000 केजी, सॉरी 1 केजी है और 1 केजी में ग्राम होते हैं 1000, तो 1000 से 1000 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1, मतलब यहाँ पर जो ये केएफ आया, मतलब यहाँ पर जो हिमांक में जो परिवर्तन आ रहा है टीएफ, यहाँ पर हिमांक परिवर्तन आ रहा है, हिमांक में जो परिवर्तन आ रहा है टीएफ वो किसके बराबर है, केएफ के बराबर, किसके बराबर केएफ। अब यहाँ पर बात है सर केएफ क्या होता है, केएफ क्या है, केएफ को कहते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक, क्या कहते हैं केएफ को कहते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक। जैसे वहां पर केबी आया था तो केबी को हमने बोला था मोलर उन्नयन स्थिरांक, क्योंकि वहां पर क्वथनांक में क्या होती बढ़ती होती, लेकिन यहाँ पर अवनमन में क्या हुई है कमी हुई है, मतलब यहाँ पर हिमांक में क्या हो कमी हुई है, इसलिए केएफ को बोला हमने मोलर अवनमन स्थिरांक केएफ, समझ आ गया। अब आप सोचो इस समीकरण को अपना एक बार का ओवल ले सकते हैं, यहाँ पर देखना ये समीकरण है, इस समीकरण को बड़ा मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, जैसे मान लो बड़ा ये क्या है डब्ल्यू बी अपन एम बी, डब्ल्यू बी अपन एम बी क्या है विलेय के मोल है, सिंपल यहाँ तक ये विलेय के मोल है, और विलेय के मोल में बड़ा मतलब 1 केजी विलायक में, देखो 1 केजी विलायक में
ये एक होने विलायक है और विलायक का द्रव्यमान मतलब 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोल WB को अपन क्या कहते हैं, मोल लता क्या कहते हैं। तो बड़ा ये पूरी क्वेश्चन है ये किसके इक्वल हो जाएगी, m की। तो बड़ा समीकरण आपकी बन जाएगी डेल्टा TF बराबर KF इनटू इस पूरी की जगह क्या आएगा, मोल लता जिसको कहते हैं मोलिटी। तो ये समीकरण बन जाएगी डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, KF इंटू M। M बेटा क्या है, M है मोल लता, क्या है, मोल लता जो होती है 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप सोचो अगर मुझे इस समीकरण के थ्रू मुझे बड़ा विलेय का मोल द्रव्यमान निकालना है, मुझे विलेय का मोल द्रव्यमान निकालना है, तो निकाल सकता हूं मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB इंटू 1000, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, MB इंटू WA। क्लियर बड़ा, मुझे निकालना MB, मुझे क्या निकालना MB। जब मुझे MB निकालना है तो MB आएगा यहाँ पर और डेल्टा TF जाएगा यहाँ पर। तो देखो क्या आ जाएगा, MB बराबर अपॉन में क्या आएगा, वही KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन बड़ा यहाँ पर MB बाहर आ गया तो इसकी जगह जाएगा डेल्टा TF। तो ये आ गया डेल्टा TF इंटू WA। तो ये आपके समीकरण बन जाएगी MB जो किसका है, जो है विलेय का मोलर द्रव्यमान। MB बड़ा क्या है, MB क्या है, MB लिख दो, MB क्या है, MB है विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। सिंपल है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ना MB से ज्यादा पूछा जाता है MB क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया है, यहाँ तक किसी को डाउट तो आप चुपचाप इसको उतार लीजिए, हम आगे। अब देखिए बच्चों, अपने एक ग्राफ में अपन सीख लेते हैं हिमांक का ग्राफ कैसे होगा वाष्प ताप के साथ में, क्योंकि आपको बताया जैसे जैसे वाष्प ताप बढ़ता है वैसे ताप में क्या आती है, कमी आती है। तो कमी के ऊपर अपन देख लेते हैं कि वाष्प ताप और ताप के अंदर क्या ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये खींचा मैंने एक्स, ठीक है बेटा। यहाँ पर मुझे लेना है वाष्प ताप, क्या लेना है, यहाँ पर मुझे लेना है वाष्प ताप और यहाँ पर मैं लूंगा ताप जो कि किसमें आएगा, केल्विन में आएगा। यहाँ तक क्लियर है। जैसे मैं ताप और वाष्प ताप के बीच में ग्राफ खींचता हूँ, बड़ा यहाँ पर ग्राफ दो आएगी। एक तो ग्राफ आएगा विलायक का, विलायक जो कि अधिक ताप पर जमता है, एक आएगा विलयन जो कि कम ताप पर जमता है। तो देखिए ये तो है विलायक, ये तो है विलायक और ये है विलयन, ठीक है। ये तो कौन है, विलायक है और ये है विलयन का ग्राफ, ठीक है। अब इस ग्राफ को बड़ा समझना कैसा, आपको समझना आराम से। तो देखिए अगर मैं विलयन की बात करता हूँ, सबसे पहले विलायक की बात करते हैं। विलायक का पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, इसको बड़ा नीचे मिलाते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से यहाँ मिलाया तो ये विलायक का, और विलायक का जो ताप होता है क्या होता है, TF नॉट होता है, पता है आपको। अब विलयन की बात करते हैं। अगर विलयन की बात की जाए तो विलयन का अपना ग्राफ यहाँ तक आया, इसको नीचे में ऐड करो एक्स के ऊपर, तो बड़ा ये विलयन का यहाँ पर आता है और ये विलयन का पॉइंट है, मतलब विलयन का ताप है। तो विलयन का ताप होता है TF, क्या होता है, TF। समझ आ रहा है। अब आपको देखना है कि इनके ताप में परिवर्तन आ रहा है। आप साफ सुन रहा, यहाँ पर ताप जो कि 0 शुरू होता है, तो बड़ा जैसे 0 से बड़ा बढ़ेगा 10, 20, 30, 40, 50 तक यहाँ आएगा। तो पहले बड़ा कौन बॉयल होगा, पहले होगा विलयन जो कि कम ताप पर जमेगा, समझेगा। और इससे थोड़ा ताप और अधिक बढ़ाएंगे तो अधिक ताप पर कौन जमेगा, विलायक। कौन जमेगा, विलायक। मतलब विलायक इससे कम ताप पर क्या होता है, ठोस होता है। अपन कह सकते हैं यहाँ पर विलायक जो होता है वो इससे कम ताप पर क्या होता है, ठोस होता है। और विलयन जो होता है वो इससे कम ताप पर ठोस होता है। तो बड़ा ये क्या है, ये ठोस, ये क्या है, ठोस विलायक है। समझ आ गया।
कि विलायक का जो टीएफ नॉट है यहाँ तक इसके जमने की तरह, और इससे अगर कम ताप पर जाएंगे तो जो विलायक है वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर देखिए ये टीएफ नॉट, यहाँ पर जो हिमांक में जो अंतर आ रहा है ताप में जो अंतर, उस अंतर को अपन बोलते हैं डेल्टा टीएफ। क्या बोलते हैं, डेल्टा टीएफ। तो ये है आपका वाष्प और ताप के बीच में ग्राफ। तो डेल्टा टीवी है, डेल्टा टीएफ किसके इक्वल है, डेल्टा टीएफ जो है किसके इक्वल है, आपको बताएं। देखो ज्यादा किसका होता है, अधिक ताप पर जमता है विलायक, अधिक ताप पर जमता है विलायक। तो विलायक माइनस विलायक का ताप माइनस विलयन का ताप, तो ये आएगा डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ माइनस टीएफ नॉट, जिसको अपन कहते हैं हिमांक अवनमन। क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं प्रासन ताप के बारे में। अब देखिए बच्चों सीखते हैं हम प्रासन के बारे में कि प्रासन क्या होता है एक्चुअली। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि प्रासन और विषण। प्रासन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी विलायक के अणु जो होते हैं वो विलीन की ओर जाते हैं। कम सांद्रता से हमेशा विलायक के अणु अधिक सांद्रता की ओर गमन होते हैं, और विषण के अंदर ऐसा डाल, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि प्रासन के तो जो गमन होता है, जो विलायक के अणु जाते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ही गमन कर पाते हैं, और विषण के अंदर कोई भी अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं, वहां बड़ा गैसों का अणुओं का स्वतंत्र गमन होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करें हम प्रासन के बारे में, तो प्रासन को समझते हैं। तो प्रासन को समझने के अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं पात्र, ठीक है। और पात्र के पात्र को मैं दो कक्षा मार देता हूँ, बीच में बनाता हूं मैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बनाता हूँ, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन। ओके, मैं बार बार अर्धपारगम्य झिल्ली जो कि नाम बड़ा होता है इसलिए मैं शॉर्ट में यूज करूंगा एसपीएम। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, इन दोनों के अंदर मैं पढ़ता हूँ विलायक। क्या पढ़ता हूँ, विलायक। और विलायक बनूंगा, लेकिन विलायक बनने के बाद इन दोनों के अंदर जो सांद्रता है, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों की मुझे अलग अलग रखनी है। ठीक है ना। तो देखो बड़ा, दोनों विलायक को मैंने ले लिया है, और विलायक बनने के बाद जैसे कि ये बड़ा चैम्बर ए है और ये चैम्बर बी है, चैम्बर ए के अंदर मैं विलय में डाल रहा हूँ, और विलय की मात्रा यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ अधिक। क्या डाल रहा हूँ, अधिक डाल रहा हूँ। जब विलय की मात्रा यहाँ पर अधिक होगी तो यहाँ का जो विलय बनेगा वो विलय कैसा बनेगा, वो विलय बनेगा गाढ़ा। कैसा बनेगा, वो विलय बनेगा गाढ़ा। और इस बी विलायक के अंदर मैं विलय की मात्रा कम डालता हूँ। क्या डालता हूँ, कम डालता हूँ। तो कम डालने से क्या होगा, इसका जो विलय बनेगा वो कैसा बनेगा, पतला बनेगा। मतलब कहने के मतलब है दोनों विलयन तो है, लेकिन दोनों की सांद्रता है, दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें क्या डिफरेंस है। अपन इसकी एक ही बात की जाए तो इसकी जो सांद्रता होती है वो क्या सर, ज्यादा है। अगर इस बी विलयन की बात की जाए तो इसकी सांद्रता है वो क्या है, कम है। क्लियर। अब परासन कैसे होगा, तो यहाँ पर देख रहे परासन क्या होता है कि जब विलयन में, या जब ऐसे विलयन जिसमें कम सांद्रता वाले विलयन में से, कम सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परासन। क्या कहते हैं, परासन। तो यहाँ पर देखिए ये जो कम सांद्रता है, यहाँ में से बड़ा विलायक के जो अणु है, विलायक के अणु है वो कम सांद्रता से विलायक के अणु इस ओर जाते हैं, है ना। वह क्रिया जिसमें कम सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, परासन कहते हैं। क्या कहते हैं, परासन। तो देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, वह क्रिया जिसमें कम सांद्रता वाले, वह क्रिया जिसमें कम सांद्रता वाले विलयन में से, वह क्रिया जिसमें कम सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे
परासन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परासन कहते हैं। लेकिन इसमें परिभाषा में दिक्कत आ गई है, मैंने लिखा है कि वह क्रिया जिसमें कम सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के अणु, विलायक के जो अणु है वो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। क्योंकि मैंने इसके अंदर बड़ा एसक्यूएम का जिक्र करना भूल गया था, सॉरी। वह क्रिया जिसमें कम सांद्रता वाले विलयन में से, जिसमें कम सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के अणु, ऐसी वर्ग पर क्या, जिसमें कम सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन परासन कहते हैं, उसे अपन ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आया है कि सर अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है। अब बेटा मैंने जैसे ये डेफिनेशन बताई तो आपका मेरे से सवाल भी होना चाहिए कि सर यहाँ पर विलयन में से, विलयन के अंदर विलय के कण भी है और विलायक के कण भी है, तो सिर्फ विलायक के कण ही सर अर्धपारगम्य झिल्ली को इधर क्यों जा रहे हैं, विलय के कण क्यों नहीं जा सकते। सही बात है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा अर्धपारगम्य झिल्ली में। तो अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है वो ऐसी झिल्ली होती है जो सिर्फ विलायक के अणुओं को जाने देती है, विलय के अणुओं को जाने नहीं देती, उसे अपन क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो लिखेंगे वह झिल्ली जिसके द्वारा विलायक के कण आसानी से, वह झिल्ली जिसके द्वारा विलायक के कण आसानी से गमन कर सकते हैं, परंतु विलय के कण नहीं, परंतु विलय के कण नहीं, उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन अर्धपारगम्य बोलेंगे, सेमी पेरेबल मेम्ब्रेन। अब बड़ा अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये बड़ा किस से मैंने बोल के, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, एक तो है सेलोफेन की झिल्ली, एक तो है सेलोफेन की झिल्ली, एक है बड़ा कॉपर फेरोसाइनड, इससे बनी होती है, क्या होती है, कॉपर फेरोसाइनड। एक होती है कॉपर फेरोसाइनड और दूसरी होती है पोटेशियम फेरोसाइनड। ठीक है ना। अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो वो भी लिख देते हैं। अगर कॉपर फेरोसाइनड है तो इसका फॉर्मूला होगा CuFeCN6, ओके। और कॉपर है तो पोटेशियम है तो पोटेशियम का फॉर्मूला होगा K4FeCN6, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है, इनके द्वारा ये अर्धपारगम्य झिल्ली बनी होती है। यहाँ पर जो फॉर्मूला दे रखा है ये कैसे है, ये इनको कहते हैं संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको कहते हैं उपसहसंयोजी यौगिक, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं। अब हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था परासन दाब। क्या टॉपिक था हमारा, जो टॉपिक था वो था परासन दाब। तो परासन दाब को हमको समझना है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको समझना। तो इसको समझने के लिए आपको देखना है कि एक बनाएंगे हम पात्र अच्छा सा,
देखो बड़ा, देखो मैंने यहाँ पर एक पात्र बनाया है और पात्र के अंदर मैंने यहाँ पर दो पिस्टन लगा रखे। क्या लगा रखे? दो पिस्टन लगा रहे हैं। इनका नाम क्या है? इनको अपन कहते हैं पिस्टन, ठीक है ना। और यहाँ पर बीच में है ये जो क्या है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर दोनों में बढ़ता हूँ, इसके जैसे ही विलायक बढ़ता हूँ और विलायक बनने के बाद दोनों की मैं सांद्रता अलग अलग रखूंगा। एक के अंदर विलय अधिक मात्रा मिलाऊंगा और एक के अंदर विलय कम मात्रा मिलाऊंगा, जिससे दोनों की सांद्रता क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर जो विलियन बड़ा ए है और बड़ा ये विलियन बी है। विलियन ए के अंदर मैं विलय के कर मिलाता हूँ ज़्यादा मात्रा में, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिक सांद्र, ठीक है। और विलय बी है, इसके अंदर मैं विलय के कण मिलाता हूँ बहुत ही कम, जिस कारण से ये हो जाएगा कम सांद्र। तो बड़ा ये जो विलयन है, ये विलयन की बड़ा सांद्रता क्या है, इसकी सांद्रता है अधिक, अधिक सांद्रता, और बी विलयन की सांद्रता है कम, कम सांद्रता, ठीक है। अब हमको देखना है बेटा, चूंकि मुझे यहाँ पर प्रासंगिक क्रिया होने देनी है, तो जैसे जैसे बेटा इसके प्रासंगिक क्रिया होगी तो इस कम सांद्रता वाले विलयन में से, कम सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के कण अपने आप ही बड़ा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करते हैं, गति करते, क्या करते हैं, गति करते हैं। ये तो प्रासंगिक क्रिया हो रही है, लेकिन बड़ा प्रासन दाब उत्पन्न कैसे होगा? तो बड़ा प्रासन दाब उत्पन्न होने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि इस कम सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के जो कण है वो ऑटोमेटिकली ही अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, जैसे बड़ा ये विलायक के कण इस अर्धपारगम्य को झिल्ली द्वारा इस ओर गमन कर रहे हैं, वैसे मुझे पिस्टन से इसके ऊपर क्या लगाना है, मुझे पिस्टन से इसके ऊपर लगाना है बाह्य दाब। क्या लगाना है, बाह्य दाब लगाना है। तो जैसे मैं पिस्टन से ऊपर बाह्य दाब लगाऊंगा तो बड़ा अपने द्वारा लगाया गया इतना दाब, सुनना बड़ा, अपने द्वारा लगाया गया इतना दाब जो कि विलायक के अणुओं को आने से रोकता है, समझ आ गया। अपने द्वारा या पिस्टन पर लगाया गया वह बाह्य आधिक्य दाब जो कि विलायक के अणुओं को आने से रोकता है, उस दाब को अपन क्या बोलते हैं, परासन दाब बोलते हैं। समझ आ गया। मतलब कुछ मिला के कुछ नहीं है, इस पात्र में विलयन कम सांद्रता वाले विलयन में से, कम सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के अणु ऑटोमेटिकली जा रहे हैं, ओके बेटा। लेकिन हमको यहाँ पर इतना प्रेशर जनरेट करना है, यहाँ पर हमको इतना प्रेशर जनरेट करना है कि विलायक के अणु जो इस ओर आ रहे हैं वो आना बंद हो जाए। ऐसा नहीं कि हमको वापस बड़ा प्रेशर बहुत जमा दे तो बड़ा यहाँ के अणु बड़ा वापस रिवर्स चला जाए, वो नहीं पढ़ना है। हमको यांत्रिक दाब इतना ही लगाना है कि वो आना क्या हो जाए, बंद हो जाए, उस दाब को हम बोलेंगे परासन दाब, ठीक है। तो अपन लिखते हैं इसकी परिभाषा, परिभाषा क्या होगी, परिभाषा होगी विलियम पर लगाया गया, विलियम पर, है ना। तो देखो ना, विलियम पर लगाया गया वह आधिक्य यांत्रिक दाब, जो विलियम पर लगाया गया वह आधिक्य यांत्रिक दाब जो एसपीएम द्वारा, जो एसपीएम द्वारा परासरण क्रिया को रोकने में सहायक हो, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन परासरण दाब कहते हैं, उसे अपन परासरण दाब कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा समझते अपन कि विलियम पर लगाया गया वह आधिक्य मतलब एक्स्ट्रा दाब जो एसपीएम द्वारा जो परासरण क्रिया हो रही है उसको रोकने में सहायक होता है, उस दाब को हम बोलते हैं परासरण दाब। समझ आ गया। अब परासरण दाब के आधार पर विलियन के प्रकार होते हैं, तो यहां लिखेंगे परासरण दाब के आधार पर विलियनों के प्रकार। प्रकार कितने होते हैं, परासरण दाब के आधार पर विलियनों के प्रकार 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। कौन कौन देखो, पहला प्रकार है समपराश्रयी विलियन,
दूसरा प्रकार है अल्प पराश्रयी विलयन और तीसरा प्रकार है अति पराश्रयी विलयन। समझ आ गया आपको? पहला प्रकार है पराश्रयी दाब के अथवा आपके विलयन जो सॉल्यूशन है उसके टाइप कितने होते हैं? समपराश्रयी, अल्पपराश्रयी, अतिपराश्रयी का। इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो समपराश्रयी को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अल्पपराश्रयी को बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अतिपराश्रयी है इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है, एक एक के बारे में स्टडी करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन समपराश्रयी विलयन के बारे में। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं पराश्रयी दाब के आधार पर जो भी विलयन के प्रकार है उसमें जो पहला टाइप है वो है समपराश्रयी विलयन। सिंपल सा है, समपराश्रयी मतलब क्या बड़ा, हमने देखा अभी अभी कि बड़ा प्राश्रयी क्रिया तभी होती है, प्राश्रयी क्रिया तभी होती है जब दोनों विलयन की सांद्रता में क्या हो? अंतर। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड आया है वो है समपराश्रयी। तो समपराश्रयी विलयन उसे कहेंगे जहां पर दिए गए ताप पर, क्या बोलेंगे, कि दिए गए ताप पर दोनों विलयन की सांद्रता क्या हो? एक समान हो, या दोनों विलयन का पराश्रयी दाब क्या हो? एक समान हो। तो ऐसे विलयन को बोलेंगे अपन पराश्रयी दाब। और जब पराश्रयी दाब समान होता है तो पराश्रयी दाब की जो मोलर सांद्रता है दोनों विलयन की वो भी क्या होगी? समान हो। तो देखिए बेटा इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी दिए गए ताप पर, किसी दिए गए ताप पर दोनों विलयन की, दिए गए ताप पर दोनों विलयन की दोनों विलयन का पराश्रयी दाब समान हो। क्या हो? समान हो। जब ताप रखना फिक्स तो दोनों जो भी आपको गिवन टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के ऊपर दोनों विलयन को जो पराश्रयी दाब है वो एक दूसरे के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो ऐसे विलयन को अपन बोलेंगे समपराश्रयी विलयन। और जिनका बड़ा जो विलयन समपराश्रयी है उन विलयन की मोलर सांद्रता क्या होती है? समान होती है। तो लिखो दोनों विलयन की मोलर सांद्रताएं, दोनों विलयन की मोलर सांद्रताएं एक समान होती है। क्या होती है? दोनों विलयन की जो मोलर सांद्रता है वो क्या होती है? एक समान होती है। ठीक है। और यहाँ पर जो पराश्रयी दाब है, पराश्रयी दाब को किससे बड़ा लिखते हैं? पाई से लिखते हैं। पराश्रयी दाब को किससे लिखा जाता है? पराश्रयी दाब को पाई से लिखा जाता है। अब आप देखो, जब दोनों विलयन का पराश्रयी दाब समान है, जब दोनों विलयन का पराश्रयी दाब समान है तो मान ले ये बड़ा पाई और पाई दोनों विलयन का पराश्रयी समान है, ये पाई और ये पाई, ये विलयन पहला और ये विलयन दूसरा, दोनों का पराश्रयी दाब समान है, जीरो समान हो गया। ठीक है ना। अब मैंने ये लिखा है जब दोनों विलयन पराश्रयी दाब समपराश्रयी विलयन के अंदर है तो इनकी मोलर सांद्रता भी क्या होती है? समान। पता चला कि मोलर सांद्रता को अपन डिनोट करते सी से, तो ये पहली मोलर सांद्रता और दूसरी मोलर सांद्रता, ये दोनों एक दूसरे क्या होगी? समान होगी। अब यहाँ पर आपको देखना है, चूंकि मोलर जो सांद्रता होती है, मोलर सांद्रता होती है वो क्या होती है? मोल अपॉन क्या होते हैं? आयतन होते हैं। क्या होते हैं? मोल अपॉन आयतन होती है। तो यहाँ लिखेंगे मोल अपॉन आयतन, मतलब मोल सांद्रता जो सी है वो बराबर है, मोल को अपन लिखते हैं एन, आयतन को अपन लिखते हैं वी। ठीक है। तो बड़ा कुछ नहीं करना है, इस सी की वैल्यू मुझे इसके अंदर पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा? C1, तो C1 की जगह लिखेंगे C1 के लिखे देखो N1 अपॉन V1 बराबर C2 की जगह लिखेंगे N2 अपॉन V2। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको बड़ा ये भी पता होगा N जो है, N का कौन है? N है मोल। N क्या है? मोल। और मोल का मतलब क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास।
पता ना, मोल का मतलब होता है द्रव्यमान अपॉन खुद का द्रव्यमान, मतलब अणुभार या खुद का मोल द्रव्यमान। तो n की जगह मैं रख देता हूँ n बड़ा w, n1 है तो इसकी जगह आ जाएगा w1 अपॉन में बड़ा v1 तो है ही, और n1 ऊपर था तो m1 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बराबर n2 की जगह आ जाएगा w2 और नीचे बड़ा v2 तो है ही है, और w2 के नीचे पड़ा m2 तो वो आ जाएगा आपका नीचे। तो ये फॉर्मूला निकल के सामने आ जाएगा w1 अपॉन v1 इंटू m1 इक्वल w2 अपॉन v2 इंटू m2। ये आ गया आपका समप्रासी विलीन का सूत्र। ठीक है, ऐसा कैसा दूसरा विलीन है जिसको हम बोलते हैं अल्पप्रासरी विलयन। क्या बोलते हैं, अल्पप्रासरी विलयन, जिसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सामने बड़ा देखो, अल्प का मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब होता है कम। क्या होता है, कम। तो ऐसा विलयन जिसमें पहले विलयन का प्राशन दाब दूसरे विलयन के प्राशन दाब की तुलना में क्या हो, कम हो, तो उसे आप बोलेंगे अल्पप्रासरी विलयन। तो यहां लिखते हैं इसकी परिभाषा, ऐसा विलयन जिसमें पहले विलयन का प्राशन दाब जिसमें पहले विलयन का प्राशन दाब दूसरे विलयन की तुलना में क्या होता है, कम होता है, क्योंकि बड़ा अल्पराशि है, कम होता है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अल्पराशि बोलेंगे। तो यहाँ पर जो पाई वन है उस विलयन का प्राशन दाब है वो पाई टू की तुलना में क्या है, कम है। क्या है, कम है। तो ये हो जाएगा पाई वन इज स्मॉलर देन पाई टू, पाई वन इज स्मॉलर देन पाई टू। समझ, ऐसा कैसा तीसरा जो विलयन है उस विलयन का नाम क्या है, अतिप्रासी विलयन। अतिप्रासरी विलयन जिसको अपन कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। परिभाषा बड़ा वो की वो, जैसे बड़ा यहाँ पर लिखा मैंने अल्पप्रासरी, तो पहले विलयन का प्राशन दाब दूसरे विलयन के प्राशन दाब की तुलना में कम होता है। यहाँ पर अति का मतलब क्या था, ज्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले विलयन का प्राशन दाब दूसरे विलयन के प्राशन दाब की तुलना में अधिक होता है, तो उसको कहेंगे हम अतिप्रासरी विलयन। तो परिभाषा यहाँ पर बड़ा आ जाएगी, ऐसा विलयन जिसमें पहले विलयन का प्राशन दाब ऐसा विलयन जिसमें पहले विलयन का प्राशन दाब दूसरे विलयन के प्राशन दाब से अधिक होता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अतिप्रासरी विलयन। ऐसा विलयन जिसमें पहले विलयन का प्राशन दाब दूसरे विलयन के प्राशन दाब से क्या होता है, अधिक होता है। तो बड़ा इसका क्या हो जाएगा, पाई वन जो है वो पाई टू की तुलना बड़ा क्या ग्रेटर देन है। तो बड़ा यहाँ पर क्या स्मॉलर देन था, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन। तो इसका फॉर्मूला बनेगा पाई वन ग्रेटर देन पाई टू। तो ये तीन विलयन थे जो आपके प्राशन दाब के आधार पर हमने इसको क्लासिफाइड किया था। पहला विलयन था समप्रासी, जिसमें दोनों विलयन का प्राशन दाब समान होता है। अल्पप्रासी, जिसमें पहले विलयन का प्राशन दाब दूसरे विलयन के प्राशन दाब की तुलना में थोड़ा सा कम होता है, तो उसको बोलेंगे हम अल्पप्रासी। और तीसरा जो है अतिप्रासी, इसमें पहले विलयन का प्राशन दाब दूसरे विलयन के प्राशन दाब की तुलना में थोड़ा सा अधिक होता है, इसलिए उसको हमने बोला था अतिप्रासी विलयन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। आगे मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें अपन इस प्राशन दाब अपने पढ़ाए, क्वथनांक उन्नयन अपने पढ़ाए, हिमांक उन्नयन, इससे रिलेटेड जितने भी टीआरपी है, जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।